नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का वर्सेटाइल ग्रुप स्टडी यूट्यूब चैनल में। आज सभी लोगों को मैं एसएसटी के टॉपिक में हिस्ट्री का एक टॉपिक क्लियर करूंगी जिसका नाम है द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण। दोस्तों, आप लोग ये एनसीईआरटी की बुक का पैराग्राफ देख रहे हैं। इसमें पहले पैराग्राफ की मैं मीनिंग आप लोगों को बताऊँगी जो इफ़ यू लुक से लेकर के इमर्ज तक है। तो दोस्तों, आप लोग इस पैराग्राफ को बुक से देखिएगा, मैं उसकी मीनिंग आपको क्लियर कर देती हूँ। अगर आप मध्य 18वीं सदी के यूरोप की नक्शे को देखें तो उसमें वैसे राष्ट्र राज्य नहीं मिलेंगे जैसे कि आज हैं, जिन्हें आज हम जर्मनी, इटली और स्विट्ज़रलैंड के रूप में जानते हैं। वे तब राजशाहियों, डचियों और कैंटनों में बटे हुए थे, जिनके शासक के स्वायत्त क्षेत्र थे। पूर्वी और मध्य यूरोप निरंकुश राजतंत्रों के अधीन थे और इन इलाकों में तरह तरह के लोग रहते थे। वे अपने आप को एक सामूहिक पहचान या किसी समान संस्कृति का भागीदार नहीं मानते थे। अक्सर वे अलग अलग भाषाएं बोलते थे और विभिन्न जातीय समूहों के सदस्य थे। उदाहरण के तौर पे ऑस्ट्रिया हंगरी पर शासन करने वाला हैब्सबर्ग साम्राज्य कई अलग अलग क्षेत्रों और जनसमूहों को जोड़कर बना था। इसमें एल्प्स के टिरोल, ऑस्ट्रिया और सुडेटेनलैंड जैसे इलाकों के साथ साथ बोहेमिया भी शामिल था, जहाँ के कुलीन वर्ग में जर्मन भाषा बोलने वाले ज़्यादा थे। हैब्सबर्ग साम्राज्य में लोम्बार्डी और वेनेशिया जैसे इतालवी भाषाई प्रांत भी शामिल थे। हंगरी में आधे लोग मैग्यार भाषा बोलते थे, जबकि बाकी लोग विभिन्न बोलियों का इस्तेमाल करते थे। गौलेशिया में कुलीन वर्ग पोलिश भाषा बोलता था। इन प्रभावशाली समूहों के अलावा हैब्सबर्ग साम्राज्य की सीमा रेखाओं के भीतर भारी संख्या में खेती करने वाले लोग अधीन अवस्था में रहते थे, जैसे उत्तर में बोहेमियन और स्लोवाक, कार्नियोला में स्लोवेन्स, दक्षिण में क्रोएट तथा पूरब की तरफ ट्रांसिल्वेनिया में रहने वाले रोमन लोग। ऐसा फर्क राजनीतिक एकता को आसानी से बढ़ावा देने वाला नहीं था। इन तरह तरह के समूहों को आपस में बांधने वाला तत्व केवल सम्राट के प्रति सबकी निष्ठा थी। राष्ट्रवाद और राष्ट्र राज्य का विचार कैसे उभरा? आइए दोस्तों, अब हम लोग अपना सेकंड पैराग्राफ देखते हैं। द अरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास, कुलीन वर्ग और नया मध्यम वर्ग। इसका आप लोग सोशियली से लेकर के दोस्तों पॉपुलैरिटी तक इस पूरे पैराग्राफ का मैं आप लोगों को मीनिंग बताऊंगी। इसको आप लोग बुक से देख लीजिएगा पैराग्राफ। मैं इसकी मीनिंग आप लोगों को बता देती हूँ। दोस्तों, सामाजिक और राजनीतिक रूप से जमीन का मालिक कुलीन वर्ग यूरोपीय महाद्वीप का सबसे प्रभुत्वशाली वर्ग था। इस वर्ग के सदस्य एक साझा जीवन शैली से बंधे हुए थे जो क्षेत्रीय विभाजनों के आर पार व्याप्त थी। वे ग्रामीण इलाकों में जायदाद और शहरी हवेलियों के मालिक थे। राजनीतिक कार्यों के लिए तथा उच्च वर्ग के बीच वे फ्रेंच भाषा का प्रयोग करते थे। उनके परिवार अक्सर वैवाहिक बंधनों से आपस में जुड़े होते थे, मगर यह शक्तिशाली कुलीन वर्ग संख्या के लिहाज से एक छोटा समूह था। जनसंख्या के अधिकांश लोग कृषक थे। पश्चिम में ज़्यादातर जमीन पर किराएदार और छोटे काश्तकार खेती करते थे, जबकि पूर्वी और मध्य यूरोप में भूमि विशाल जागीरों में बटी थी जिस पर भूदास खेती करते थे। पश्चिमी और मध्य यूरोप के हिस्सों में औद्योगिक उत्पादन और व्यापार में वृद्धि से शहरों का विकास और वाणिज्य वर्गों का उदय हुआ, जिनका अस्तित्व बाजार के लिए उत्पादन पर टिका हुआ था। दोस्तों, आइए अब हम लोग अपना नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। इन वेस्टर्न से लेके पॉपुलैरिटी। अस्तित्व इंग्लैंड में औद्योगिकीकरण 18वीं शताब्दी के दूसरे भाग में आरंभ हुआ, लेकिन फ्रांस और जर्मनी के राज्यों के कुछ हिस्सों में यह 19वीं शताब्दी के दौरान ही हुआ। इस प्रक्रिया के फलस्वरूप नए सामाजिक समूह अस्तित्व में आए। श्रमिक वर्ग के लोग और मध्य वर्ग के जो उद्योगपति, व्यापारी और सेवा क्षेत्र के लोगों से बने थे। मध्य और पूर्वी यूरोप में इन समूहों का आकार 19वीं सदी के अंतिम दशकों तक छोटा था। कुलीन विशेषाधिकारों की समाप्ति के बाद शिक्षित और उदारवादी मध्य वर्गों के बीच ही राष्ट्रीय एकता के विचार लोकप्रिय हुए। तो दोस्तों, जो हमने हिस्ट्री के द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप की टॉपिक यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण का
मीनिंग बताया है उसका पैराग्राफ आप लोग बुक से देखिएगा, उसकी मीनिंग मैंने आपको क्लियर की है। आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।